नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जनहित याचिका यानी PIL के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की। असम ने वैधानिक स्वायत्त परिषदों से जुड़े कानून में संशोधन किया। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN विमेन ने विमेन्स राइट इन रिव्यू 30 ईयर्स आफ्टर बीजिंग रिपोर्ट जारी की। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के 25वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने ग्रासरूट इनोवेशन की भूमिका को रेखांकित किया। चलिए खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और नजर डालते हैं आज की पहली मुख्य खबर पर। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जनहित याचिका PIL के दुरुपयोग को लेकर चिंता व्यक्त की। न्यायाधीश ने कहा कि PIL का दुरुपयोग सामाजिक न्याय के लिए एक साधन के रूप में इसकी प्रभावकारिता को कम कर रहा है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि जनहित याचिका यानी PIL होती क्या है। जनहित याचिका सामान्यतः किसी तीसरे पक्ष से जुड़े मामलों के लिए दायर की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि किसी व्यक्ति या संस्था को लगता है कि सरकार, उद्योग आदि की किसी कार्रवाई या गतिविधि या अन्य किसी कारण से पर्यावरण, लोकहित आदि को नुकसान पहुंच रहा है, तो वह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में जनहित याचिका दायर कर सकता है, भले ही उस व्यक्ति या संस्था को संबंधित कार्रवाई या गतिविधि से कोई नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो। इसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं, जैसे कि इसे सामाजिक जनहित याचिका जैसे नामों से भी जाना जाता है। यह विचार अमेरिकी न्यायशास्त्र से उधार लिया गया है। खास बात यह है कि PIL को किसी भी कानून या अधिनियम के द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है। ये न्यायिक सक्रियता के माध्यम से अदालतों द्वारा जनता को दी गई शक्ति है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत PIL याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है, जबकि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत PIL याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है। PIL की उत्पत्ति की बात करें तो मुंबई कामगार सभा बनाम अब्दुल भाई फैजुल्ला भाई 1976 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार लोकस स्टैंडी के सिद्धांत का विस्तार किया था। इससे जनहित याचिका की उत्पत्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ था। आपको बता दें कि लोकस स्टैंडी का अर्थ है कि किसी अदालत में कानूनी कार्रवाई के लिए याचिका दायर करने या अदालत में पेश होने का अधिकार। हुसैन आरा खातून बनाम बिहार राज्य मामले में देश की पहली जनहित याचिका दायर की गई थी। यह याचिका जेल की अमानवीय स्थिति के बारे में एक एक्टिविस्ट वकील द्वारा दायर की गई थी। इसके अलावा न्यायमूर्ति PN भगवती और VR कृष्णा अय्यर PILs को स्वीकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीशों में से एक थे। न्यायमूर्ति PN भगवती को जनहित याचिका PIL को शुरू करवाने में उनके योगदान के कारण भारत में PIL का जनक कहा जाता है। और सामाजिक न्याय का उपकरण समझें तो PIL के माध्यम से कोर्ट ने कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए, जैसे ट्रिपल तलाक केस, महिलाओं को हाजी अली दरगाह में प्रवेश दिलाना, सहमति पर आधारित समलैंगिक संबंधों को वैध बनाया गया आदि। लेकिन PILs के दुरुपयोग से जुड़ी चिंताएं भी कम नहीं हैं। पहली है विचित्र उद्देश्य और निहित स्वार्थ। PILs की निजी हित याचिका और पब्लिसिटी हित याचिका के रूप में आलोचना की जाती है। कोर्ट के अनुसार PILs निजी हितों की पूर्ति करने और पब्लिसिटी का एक साधन बन गई है। दूसरी, न्यायिक सक्रियता। PILs कभी कभी न्यायिक अतिक्रमण का कारण बनती हैं। इसके कारण कई बार अदालतें कार्यपालिका और विधान पालिका के क्षेत्राधिकार में आने वाले नीतिगत मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगती हैं। इसके साथ ही इससे न्यायपालिका पर बोझ बढ़ा है, क्योंकि तुच्छ उद्देश्यों वाली याचिकाएं न्यायपालिका का समय बर्बाद करती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय MEITY ने AI इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कई पहले शुरू की। इन पहलों को इंडिया AI मिशन का 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में इंडिया AI मिशन के तहत लॉन्च किया गया है। आइए लॉन्च की गई प्रमुख पहले जान लेते हैं। पहली है AI कोश, इंडिया AI डेटा सेट प्लेटफॉर्म। यह डेटा सेट AI मॉडल और AI सैंडबॉक्स क्षमताओं के साथ इनके उपयोग के मामले की एक सुरक्षित रिपोजिटरी है। दूसरी है इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल। यह सब्सिडी वाले AI कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क सेवाओं के साथ साथ 10,000 से अधिक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स GPUs भी उपलब्ध कराता है। आपको बता दें कि GPU एक सर्किट होता है जो ग्राफिक और वीडियो को प्रोसेस करने के लिए गणितीय गणना करता है। तीसरी है AI कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क। यह सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को AI संबंधी कौशल और क्षमता से लैस करता है। चौथी है सरकारी अधिकारियों के लिए IGOT AI। यह GOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर AI संचालित व्यक्तिगत शिक्षण प्रदान करता है।
अन्य पहले देखें तो इनमें इंडिया एआई स्टार्टअप्स ग्लोबल एक्सलेरेशन प्रोग्राम, इंडिया एआई इनोवेशन चैलेंज और इंडिया एआई फ्यूचर स्किल फेलोशिप शामिल है। आइए अब इंडिया एआई मिशन के बारे में भी जान लेते हैं। इसे मार्च 2024 में 10,371.92 करोड़ रुपए के बजट के साथ शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक निजी भागीदारी और एडवांस्ड एआई अवसंरचना के माध्यम से एआई संबंधी नवाचार को बढ़ावा देना है। इसे कई माध्यमों से प्राप्त किया जाएगा, जैसे कंप्यूटिंग एक्सेस के लोकतंत्रीकरण द्वारा स्टार्टअप्स के लिए जोखिम पूंजी प्रदान करके, सामाजिक रूप से प्रभावी एआई परियोजनाओं को सुनिश्चित करके, एथिकल एआई को बढ़ावा देकर आदि। इसका मंत्रालय देखें तो यह MEITY का अम्ब्रेला प्रोग्राम है। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत स्वतंत्र व्यापार प्रभाग इंडिया एआई है। भारत के प्रमुख एआई मॉडल्स और लैंग्वेज टेक्नोलॉजी को समझें तो पहला है भारत जेन। यह सरकार द्वारा वित्त पोषित पहला मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। दूसरा है डिजिटल इंडिया भाषिणी, यह एआई संचालित भाषा अनुवाद मंच है। तीसरा है सर्वम, एक एआई मॉडल। इसे भाषा अनुवाद, टेक्स्ट संक्षेपण और कंटेंट जनरेशन जैसे उपयोगों के लिए डिजाइन किया गया है। चौथा है चित्रलेखा, यह उपयोगकर्ताओं को विविध भारतीय भाषाओं में ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट बनाने और एडिट करने की सुविधा देता है। और इसके अलावा है हनुमान एवरेस्ट 1.0 मॉडल। यह बहुभाषी एआई प्रणाली है जो 35 भारतीय भाषाओं में काम कर सकती है। आइए खबर के अंत में ये देखते हैं कि इंडिया एआई मिशन के 7 स्तंभ कौन कौन से हैं। इनमें शामिल है इंडिया एआई कंप्यूट, इंडिया एआई डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म, इंडिया एआई एप्लीकेशन डेवलपमेंट पहले, इंडिया एआई फ्यूचर स्किल्स, इंडिया एआई नवाचार केंद्र, इंडिया एआई स्टार्टअप्स वित्त पोषण और सुरक्षित और विश्वसनीय एआई। असम ने वैधानिक स्वायत्त परिषदों से जुड़े कानून में संशोधन किया। आपको बता दें कि असम विधानसभा ने एक विधेयक पारित किया है। इसमें उपबंध किया गया है कि यदि किसी वैधानिक स्वायत्त परिषद ने विस्तारित तय समय पर भी चुनाव आयोजित नहीं किए तो राज्यपाल संबंधित वैधानिक परिषद का नियंत्रण अपने हाथों में ले सकता है। इस उपबंध का प्रभाव मिसिंग, थेंकल कचारी, देवरी, सोनोवाल कचारी, राभा, हसोंग और तिवा स्वायत्त परिषदों पर पड़ेगा। साथ ही संशोधन में प्रावधान किया गया है कि यदि किसी स्वायत्त परिषद का कार्यकाल पूरा हो जाता है और चुनाव समय पर नहीं हो पाते तो सरकार 1 साल तक अर्थात 2 बार 6-6 महीने के लिए विस्तार दे सकती है। यदि इस साल के अंदर भी चुनाव नहीं होते तो राज्यपाल उस स्वायत्त परिषद का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकता है। चलिए अब जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले वैधानिक स्वायत्त परिषदें देखें तो स्वायत्त परिषदों का गठन राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित अधिनियमों के माध्यम से राज्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में मणिपुर में भी 6 स्वायत्त परिषदें हैं। इनका उद्देश्य जनजातीय समुदायों का सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, निजातीय और सांस्कृतिक विकास करना है। इनका 34 विषयों जैसे कुटीर उद्योग, भूमि, शिक्षा आदि पर कार्यकारी नियंत्रण है। वहीं संवैधानिक स्वायत्त परिषदें देखें तो संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 244 के तहत असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषदें यानी ADCs स्थापित की गई हैं। यदि किसी स्वायत्त जिले में से एक से अधिक जनजातियां निवास करती हैं तो राज्यपाल नया स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर सकता है और संबंधित स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद का गठन कर सकता है। वर्तमान में असम में 3 स्वायत्त जिला परिषदें हैं, बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद, दीमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग। इसकी संरचना को समझें तो इसमें अधिकतम 30 सदस्य होते हैं। इनमें से 4 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं तथा शेष निर्वाचित होते हैं। साथ ही बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद में 46 सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का है और साथ ही इनके पास विधायी, कार्यकारी, न्यायिक और वित्तीय शक्तियां होती हैं। यही नहीं, राज्यपाल नए स्वायत्त जिलों का गठन कर सकता है तथा उनमें संशोधन भी कर सकता है। इसके अलावा कुल स्वायत्त जिला परिषदों की संख्या देखें तो 4 राज्यों असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में कुल 10 संवैधानिक स्वायत्त जिला परिषदें यानी ADCs हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी UN विमेन ने विमेन्स राइट्स इन रिव्यू 30 इयर्स आफ्टर बीजिंग रिपोर्ट जारी की। वर्ष 1995 में भारत सहित 189 देशों ने बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन यानी BPFA नामक ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इस दस्तावेज में लैंगिक समानता को बढ़ाने के लिए 12 प्रमुख क्षेत्रों की पहचान की गई थी। इस रिपोर्ट में BPFA के संदर्भ में हुई वैश्विक प्रगति की समीक्षा की गई है।
BPFA को महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र के चौथे वैश्विक सम्मेलन में अपनाया गया था। आइए रिपोर्ट में उजागर की गई महिलाओं के समक्ष प्रमुख चुनौतियां भी देख लेते हैं। पहली चुनौती है आर्थिक असमानता। महिलाएं पुरुषों की तुलना में 20% कम कमाती हैं तथा उन्हें असुरक्षित प्रकृति की एवं अवैतनिक नौकरियों में भी कार्य करना पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार महिलाओं के लिए चरम गरीबी को समाप्त करने में 137 साल लगेंगे। दूसरी है हिंसा और सुरक्षा। 3 में से 1 महिला को शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ता है। 53% महिलाएं ऑनलाइन लैंगिक आधारित दुर्व्यवहार का सामना करती हैं। 2024 में 25% देशों ने महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ नकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी। तीसरी है राजनीतिक अपवर्जन। विश्व में केवल 87 ऐसे देश हैं जिनका नेतृत्व महिला राजनीतिज्ञों द्वारा किया जा रहा है। 27% संसदीय सीटें एवं 36% स्थानीय निकायों की सीटें महिलाओं के पास हैं। इसके अलावा जलवायु संकट जैसी समस्या से वर्ष 2050 तक 236 मिलियन महिलाओं को जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य असुरक्षा का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही लैंगिक रूप से उत्तरदायी नीतियां। 54% देश लैंगिक समानता को हासिल करने के लिए खर्च किए जा रहे वित्तीय संसाधनों को ट्रैक करते हैं। इसके अलावा केवल 26% देश सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG संबंधी मानकों को पूरा करते हैं। चलिए आगे की राह पर बढ़ते हुए बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा को भी समझ लेते हैं। UN विमेन बीजिंग +30 एक्शन एजेंडा लैंगिक समानता के लिए 6+1 मुख्य कार्रवाई पर केंद्रित है, जैसे डिजिटल लैंगिक अंतराल को समाप्त करना, महिला केंद्रित सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना, महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देना, शांति सुरक्षा और मानवीय कार्रवाई में जवाबदेही सुनिश्चित करना तथा जलवायु न्याय को बढ़ावा देना। आपको बता दें कि यहाँ +1 इन प्रयासों में युवा समावेशन पर जोर देता है। आइए आखिर में BPFA की प्रगति और उपलब्धियां भी जान लेते हैं। कानूनी सुधार को देखें तो लैंगिक समानता के लिए 1995 से अब तक 1531 कानून पारित किए गए हैं। वहीं कार्यस्थल संबंधी अधिकार को देखें, नौकरियों में जेंडर आधारित भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों की संख्या 58 से बढ़कर 162 हो गई है। अगला है राजनीति में महिलाओं की भागीदारी। 1995 से संसदीय महिला प्रतिनिधित्व 2 गुना हो गया है। फिर है महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करना। 88% देशों ने लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ कानूनों को मजबूत किया है। सामाजिक सुरक्षा को देखें तो वित्तीय और सामाजिक सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या 2010 से 1/3 बढ़ गई है। आखिर में जानते हैं वैश्विक पहले। जनरेशन इक्वालिटी फोरम 2021 और पैक्ट फॉर द फ्यूचर 2024 जैसे संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम लैंगिक समानता एवं मानवाधिकारों को बढ़ावा देते हैं। चलिए आज के अंतिम मुख्य खबर पर नजर डाल लेते हैं। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के 25वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने ग्रास रूट इनोवेशन की भूमिका को रेखांकित किया। इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने कहा कि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन के समर्थन से 25 से अधिक ग्रास रूट स्टार्टअप और सैकड़ों उद्यम सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। इनमें से कुछ उद्यमों का वार्षिक टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से अधिक है, जो ग्रास रूट इनोवेशन की प्रभावशीलता को दर्शाता है। चलिए सबसे पहले नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन NIF के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2000 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST के सहयोग से हुई थी। ये ग्रास रूट इनोवेशन और पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देता है। आपको बता दें कि NIF का प्रमुख उद्देश्य नीतियों और संस्थानों के माध्यम से ग्रास रूट इनोवेटर्स को समर्थन देना है, जिससे एक क्रिएटिव और ज्ञान आधारित समाज का निर्माण हो सके। अब सवाल आता है कि ग्रास रूट इनोवेशन क्या है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के अनुसार ग्रास रूट इनोवेशन नागरिक समाज के सदस्यों द्वारा सीमित संसाधनों से विकसित किए गए स्थानीय समाधान है। इनका उद्देश्य स्थानीय समस्याओं का समाधान करना होता है। कई बार ये इनोवेशन सतत विकास में भी सहायक होते हैं। यही नहीं, आदि मानव भी ग्रास रूट इनोवेटर्स थे। ग्रास रूट इनोवेशन की कुछ मुख्य विशेषताएं भी हैं, जैसे कि बॉटम अप अप्रोच। ये इनोवेशन औपचारिक बाजारों से दूर स्थानीय स्तर पर विकसित होते हैं।
ये सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित होते हैं तथा इनोवेशन समुदाय की जरूरतों पर केंद्रित होते हैं और मुनाफे से अधिक सामाजिक समस्याओं के समाधान पर ध्यान देते हैं। इसके अलावा ये सामाजिक अन्याय और पर्यावरण को नुकसान जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं। ये ऐसे विषय हैं जिन्हें प्रमुखता से नहीं उठाया जाता है। क्रिएटिव और समावेशी होना भी इसकी एक विशेषता है। ग्रास रूट इनोवेटर स्थानीय समुदायों के सहयोग से इनोवेशन को बढ़ावा देते हैं और स्थानीय ज्ञान साझा करने पर जोर देते हैं। इसके अलावा भारत का हनी बी नेटवर्क, लैटिन अमेरिका का टेक्नोलॉजीज फॉर सोशल इंक्लूजन मूवमेंट आदि ग्रास रूट इनोवेशन के उदाहरण हैं। लेकिन ग्रास रूट इनोवेशन को बढ़ावा देने में कुछ चुनौतियां भी हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले मुख्य हितधारकों के साथ सहयोग की कमी देखी जाती है। संसाधन जुटाने में कठिनाई आती है। विकास करते हुए विस्तार करना कठिन होता है। इतना ही नहीं, इनोवेशन या स्टार्टअप समूह की प्रगति बनाए रखने और विकसित करने में गवर्नेंस और लर्निंग जैसी चुनौतियां आती रहती हैं। आगे बढ़ते हुए ग्रास रूट इनोवेशन को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए आवश्यक कदम भी जान लेते हैं। राष्ट्रीय ग्रास रूट इनोवेशन नीति बनाने की आवश्यकता है। सरकारी अनुदान बढ़ाना चाहिए और नियमों को सरल बनाना चाहिए। इसके साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT उपलब्ध करवानी चाहिए तथा उद्यमिता शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अब खबर के अंत में बात करते हैं नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की, जो हमारे देश के ग्रास रूट इनोवेटर्स को मान्यता, संसाधन और पुरस्कारों के जरिए प्रोत्साहित कर रहा है। अब तक 1100 से अधिक इनोवेटर्स और स्टूडेंट्स को ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम IGNITE पुरस्कार जैसे प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा गया है। आपको बता दें कि प्रत्येक 2 वर्षों पर ग्रास रूट इनोवेशन पुरस्कार दिया जाता है। इनोवेटर्स को एडवांस उत्पादों के विकास और इन हाउस शोध की सुविधा के लिए फैब्रिकेशन प्रयोगशालाओं यानी फैब लैब्स का भी लाभ मिलता है। पेटेंट और बौद्धिक संपदा समर्थन के तहत 1416 पेटेंट आवेदन किए गए, जिसमें से 713 पेटेंट भारत में और 5 पेटेंट अमेरिका में दिए गए हैं। इतना ही नहीं, माइक्रो वेंचर इनोवेशन फंड MVIF के तहत इनोवेशन करने वाले 200 से अधिक उद्यमों को SIDBI की सहायता से रिस्क कैपिटल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा ग्रास रूट टू ग्लोबल मॉडल के माध्यम से इनोवेटर्स को वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाने में भी मदद की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। बारबाडोस, जिसकी राजधानी ब्रिजटाउन है, भारतीय प्रधानमंत्री को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व के सम्मान में ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसकी भौगोलिक अवस्थिति को देखें तो बारबाडोस कैरिबियन सागर के दक्षिण पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में वेनेजुएला के उत्तर पूर्व में स्थित है। वहीं इसकी भौगोलिक विशेषताएं देखें तो यह नजदीक के लेसर एंटिलिज द्वीप समूह का हिस्सा नहीं है। हालांकि इसे आमतौर पर उसी समूह में शामिल किया जाता है। लेसर एंटिलिज कैरिबियन सागर में स्थित लघु द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला है, जो वर्जिन आइलैंड से लेकर ग्रेनेडा तक उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई है। इसका सबसे ऊंचा स्थान माउंट हिल्बी है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। केंद्रीय वित्त मंत्री ने MSMEs के लिए डिजिटल फुटप्रिंट आधारित क्रेडिट असेसमेंट मॉडल लॉन्च किया। केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषणा की गई थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी PSBs MSMEs को ऋण देने से पहले उनके ऋण भुगतान की क्षमता का आकलन अपने स्तर से करेंगे। इसके लिए उन्हें किसी बाहरी एजेंसी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लिथुआनिया ने रूस से सुरक्षा चिंताओं के कारण क्लस्टर म्यूनिशंस कन्वेंशन यानी CCM से हटने की घोषणा की। क्लस्टर म्यूनिशंस ऐसे हथियार होते हैं जो हवा में विस्फोट होने के बाद सब म्यूनिशंस या छोटे छोटे विस्फोटक बमों में खंडित होकर बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं। केरल ने डिजिटल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केरल पुलिस हेतु एडवांस साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर SOC लॉन्च किया है। यह सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स CDOT के त्रिनेत्र यानी TRINETRA प्लेटफॉर्म पर आधारित है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। गोल्डन डोम संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने फटीग रेसिस्टेंट मल्टी प्रिंसिपल एलिमेंट एलॉय विकसित किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार नियंत्रण रेखा यानी LOC के करीब स्थित बंकस घाटी को एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा दे रही है। यह जगह कश्मीर के ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। यूक्रेन का दावा है कि रूस नीपर नदी पर अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आत्मघाती मिशन शुरू कर रहा है। ये नदी यूक्रेन को 2 भागों में विभाजित करती है। इस तरह इस नदी के दाएं और बाएं किनारों पर यूक्रेन के क्षेत्र स्थित हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव इसी नदी के तट पर स्थित है।
इंडियन नेवल सेलिंग वेसल INSV तारिणी ने नाविका सागर परिक्रमा 2 अभियान के तहत फॉकलैंड द्वीप समूह के पोर्ट स्टेनली में प्रवेश किया। इस अभियान का नेतृत्व 2 महिला अधिकारी कर रही हैं। यह अभियान महिला सशक्तिकरण और मैरीटाइम एक्सीलेंस के प्रति भारतीय नौसेना की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।